Hi everyone, this is Saif Ahmed, your physics instructor, and I welcome you all to my YouTube channel PhiCraft. So students, in our last two lecture we have discussed the free fall motion in the absence of air, and now it's time to introduce the presence of air and how it affects the free fall motion. So let's start from the first slide. सो स्टूडेंट्स ड्राइव करते हुए बहुत दफ़ा आपने अपना फेस या अपना एक हैंड विंडो से बाहर निकाला होगा, और जैसे ही आप बाहर निकालते हैं तो आप फील करते हो कि एक एयर का फ्लो आपके फेस या आपके एक हैंड के ऊपर कोलाइड करता है। क्लियर? अब ऑब्वियसली आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप स्पीड इंक्रीज करते हो वैसे वैसे इस एयर का फ्लो जो कि स्ट्राइक कर रहा है आपके हैंड पे, आपके फेस पे, ये फ्लो बढ़ता जाता है, और जैसे ही आपकी कार रेस्ट पे आती है तो ये फ्लो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। इस जो फ्लो है, जो एयर फ्लो है जो कि कोलाइड कर रहा है आपके फेस पे, स्टूडेंट्स इसको कहते हैं हम एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स कहते हैं हम। क्लियर? और आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करूं कि जैसे ही ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, F-16 है और डिफरेंट JF थंडर वगैरह, ये जैसे ही फ्लाइट की एक कंप्लीट अपना टेन्योर कंप्लीट करके आते हैं तो इनका जो नोजल का टेम्परेचर है वो 1000 प्लस में चला जाता है, जस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस इस ड्रैग फोर्स की वजह से। यही वजह है कि इनकी जो नोजल का जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो स्पेशल टाइप मटेरियल होता है जो कि सिरेमिक की एक टाइप है। कुछ इसी कंक्लूजन को हम दोबारा समराइज करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि हम अभी एयर रेजिस्टेंस को या ड्रैग फोर्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो पहली लाइन में स्टूडेंट्स जो कि आपने अपने नोट्स में लिख लेना है, जो कि बात लिखी है, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इन फ्लूइड्स द एयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड इवनली फ्रॉम ऑल साइड, हेंस एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। इसका मतलब है इस टाइम अगर आप स्टेशनरी हैं तो आपके जो फ्रंट फेस पे और जो बैक से, जो लेफ्ट से, जो राइट से, हर तरह से जो एयर मॉलिक्यूल्स की कोलिजन है, जो कि हमने प्रेशर के चैप्टर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, वो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो दैट्स मीन आपको एयर रेजिस्टेंस फील नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप स्पीड इंक्रीज करते हो तो जो फ्रंटल एरिया है आपके फेस या आपके हैंड का, वहाँ पे कोलिजन ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है, और जब वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स की कोलिजन ज़्यादा है तो दैट्स मीन आपका जो हैंड है वो बैक साइड मूव करेगा, या जो आपका फेस है और आपके जो हेयर्स वगैरह वो बैक साइड हवा में मूव करेंगे। क्लियर हो गया? कोई मुश्किल बात नहीं हुई इसमें। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं। द कोलिजन ऑन द फ्रंट साइड आर मोर फोर्सफुल ऑन द बैक साइड। नाउ एन opposing force acts on the moving body due to the uneven collision now known as air resistance। क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स? यहाँ पे बेटा जी मैंने क्या बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स की कोलिजन बहुत ज़्यादा है और बैक साइड से कम है तो क्या होगा? ये तो नेट इफेक्ट तो फॉरवर्ड, ये नेट इफेक्ट तो इसने जीत लिया ना, नेट इफेक्ट तो इसका आ गया, रिजल्टेंट फोर्स तो ये वाली डोमिनेट कर गई। क्लियर? तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? बैक साइड आपको ड्रैग फोर्स फील होगी, जो कि आपके फेस को या आपके हैंड को टुवर्ड्स द फ्लो लेके जाने की कोशिश करेगी। क्लियर? सो जो एयर रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसको हम FD से भी रिप्रेजेंट करते हैं, FA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप सिंपल F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स, ये इसके दो नाम हैं। एयर फ्रिक्शन भी इसका एक नाम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ का स्टूडेंट्स? वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है आपके मूव करने की तो ऑब्वियसली जो एयर का फ्लो है वो भी ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने हैंड को इस तरह से विंडो से बाहर निकालिए, दैट्स मीन कि आप ये हॉरिजॉन्टल फेस उसको दिखा रहे हो अपने हैंड का, तो आप देखोगे एयर रेजिस्टेंस आपको इतनी फील नहीं होगी, चाहे आप स्पीड इंक्रीज भी कर दो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एयर कहाँ से? आपके हैंड के यहाँ से गुजर जाएगी और आपको फील नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप अपने हैंड का ये वाला एरिया फ्रंट पे करोगे तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो ड्रैग फोर्स है वो आपके हैंड पे फील होगी। इसका मतलब है कि जो ड्रैग फोर्स है वो किस एरिया के ज़्यादा है? वो क्रॉस सेक्शनल एरिया या फ्रंटल एरिया के ज़्यादा है। क्लियर? सेम यही कॉन्सेप्ट कि ड्रैग फोर्स चूँकि ये फ्लूइड फोर्स की तरफ से इन्वॉल्व होता है, तो अगर आप एक स्विमिंग पूल जो कि वाटर से फिल है, तो इमेजिन कर लो एक स्विमिंग पूल किससे? एक हनी से फिल है। बताएं किसमें जो है अपना हैंड जब आप ज़ोर ज़ोर से उसमें मूव करोगे, बेसिकली एक स्विमिंग पूल वाटर का और एक हनी का है, तो बताइए कि किसमें आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हनी में। तो इसका मतलब है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, जिस फ्लूइड की, उसकी ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा। क्लियर? दैट्स मीन आपको ज़्यादा मूव करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा आपको रेजिस्ट कर रहा है। विस्कोसिटी भी इसी फैक्टर में आ जाएगी।
तो हमने ये छोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट देख लिया, जिसमें हमने देखा कि पहले तो हम फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट में एयर को क्या करवा रहे थे, रिमूव करवा रहे थे, एयर को हम डील नहीं कर रहे थे। अब हम जो एयर रेजिस्टेंस है इसको हम ज़रूर पढ़ेंगे, और हमने देखा कि एयर जो फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स, ये अनइवन कोलिजन की वजह से होती है। जैसे ही हम स्पीड इंक्रीज करते हैं, हमारा जो फ्रंटल एरिया है, जो फ्रंट पे एरिया है, वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स की कोलिजन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें ड्रैग फोर्स फील होती है। इसी फोर्स को अगर आप रेसिंग कार्स की बात करो या प्रॉपर एवियोनिक्स या एरोस्पेस की बात करो, इसको कभी कभी एरोडायनामिक्स फोर्सेस भी हम कंसीडर करते हैं। क्लियर? ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लेक्चर 1 देखें तो मैंने लेक्चर 1 का स्टार्ट एक वीडियो से किया था, जिसमें एक साइंटिस्ट जो है वो विद एयर मूवमेंट चेक करता है लाइटर ऑब्जेक्ट और हैवियर ऑब्जेक्ट्स की, और वही साइंटिस्ट फिर उसी चेंबर के अंदर वैक्यूम पंप की मदद से एयर को बाहर निकाल लेता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, और फिर मूवमेंट चेक करता है एक लाइटर ऑब्जेक्ट और एक हैवियर ऑब्जेक्ट की। आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी, लेकिन फिलहाल उसकी समरी मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन की फॉर्म में इंसर्ट कर दी है कि अगर आप इस लाइटर ऑब्जेक्ट को देखो तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देर से आ रहा है, हैवियर ऑब्जेक्ट जल्दी आ जाता है, लेकिन जैसे ही आप वैक्यूम क्रिएट करते हो दोनों सेम टाइम सेम वेलोसिटी से आके हिट करते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइंडली आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी याद रखिएगा, पहला केस ये कि ये हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी फ्री फॉल के केस के लिए है, फ्री फॉल के केस के लिए है। दैट्स मीन वर्टिकल मोशन में टर्मिनल वेलोसिटी को कंसीडर किया जाएगा, कभी भी आप इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कंसीडर नहीं करोगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी मुराद कि जब एक कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से रोड के ऊपर मूव कर रही है तो वहां पे आपने कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी नहीं कहना। ये बात मैं पहले आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ किस केस के लिए काम आएगा, आपके फ्री फॉल के लिए काम आएगा। क्लियर? गुड। अब अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक रेन ड्रॉपलेट लेता हूँ, या कोई एक छोटा सा एक बॉल ले लेता हूँ, एक लाइट ऑब्जेक्ट, एक लाइट वेट की, जो कि आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आएगी। क्लियर? तो इमेजिन कर लो मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया, इसका जो वेट है वो भी हम एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये कितना है, 100 न्यूटन है। क्लियर? इस टाइम ये रेस्ट पे है, सो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। साथ साथ देखिएगा, साथ साथ लिखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई मुश्किल ना हो। क्लियर? वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट पे है, और इसके ऊपर 100 न्यूटन इसका वेट है। क्लियर? इस टाइम इसके जो ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रही है, जो एयर की रेजिस्टेंस है, एयर की फ्रिक्शन है, वो भी क्या है, 0 है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। और हमें पिछली स्लाइड में हमने देखा कि एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो अगर वेलोसिटी 0 तो ड्रैग फोर्स 0, तो एयर रेजिस्टेंस 0। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगी। क्लियर? ओके। इस ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं इस हाइट से, और जैसे ही ऑब्जेक्ट ये कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुंचता है स्टूडेंट्स, तो ये डाउनवर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, वेट की वजह से ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इजी? गुड। अब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, इसकी वेलोसिटी कोई ना कोई एक खास वेलोसिटी है, जो कि कितनी है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड, या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो वेलोसिटी में भी कितना इंक्रीमेंट आया, 10 आया। ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, तो बजाय इसके कि हम वैल्यूज को कंसीडर करें, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वेलोसिटी जो है इस टाइम ये क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है। क्लियर? क्योंकि डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई। अब जब वेलोसिटी की वैल्यू बेटा इंक्रीज हुई, तो आपको पता है कि ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। अभी मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल से समझाया। तो इमेजिन कर लो अभी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है, तो इस टाइम जो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स की वैल्यू है, एफ डी की वैल्यू है, वो अभी कितनी है, इमेजिन कर लो अभी वो 20 न्यूटन है। क्लियर? तो इस केस से अगर मैं कहूं कि मुझे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगी, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपसाइड फोर्स, या अपसाइड फोर्स माइनस डाउनवर्ड साइड फोर्स। तो जिस तरफ मूवमेंट हो हम उस फोर्स को पहले लिखते हैं, लिहाजा मैं 100 को पहले लिखूंगा, माइनस 20 कर दूंगा, तो यहां से जो रिजल्टेंट फोर्स की स्टूडेंट्स वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 80 न्यूटन आ गई ही है। क्लियर?
ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट और नीचे आया, ये केस खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट और नीचे आया, इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो रही है। स्टूडेंट्स कितनी इंक्रीज हो गई है, इसका वेट तो ऑब्वियसली उतना ही रहेगा 100 न्यूटन। ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी अब मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गई है, लगातार इंक्रीज होती जा रही। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह इंक्रीज हो रही है। तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब ड्रैग फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा है और इस टाइम अब ड्रैग फोर्स की वैल्यू एज्यूम कर लें 80 न्यूटन। ये वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगी, 10 होगी, 15, 20, 21, 22 इस तरह करके इंक्रीज होगी। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट करके समझा रहा हूँ। तो इस टाइम ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो है वो 80 है और वेट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास वेट की 100 है, तो 100 माइनस 80 करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 न्यूटन आ गए। क्लियर? ओके जी। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक स्टेप और फर्दर जाते हैं। क्लियर? और एक स्टेप और फर्दर जाके अब हम वो स्टेप समझने शुरू करते हैं कि वेलोसिटी अब इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, वेट अगेन W इज इक्वल टू कितना न्यूटन, 100 न्यूटन। आई होप सो कि आपने साथ साथ लिखा होगा, ठीक है? अगर नहीं लिखा तो पहले रिपीट करके लिख लीजिए। ओके, इस केस में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है तो ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और ये इतनी इंक्रीज हो गई है कि इस टाइम जो ड्रैग फोर्स की बेटा वैल्यू है वो इंक्रीज होके 100 न्यूटन आ गई है। कितनी आ गई है, 100 न्यूटन। वेट भी कितना है, 100 न्यूटन। ड्रैग फोर्स भी कितनी है, 100 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स की बेटा वैल्यू क्या बनी, 100 माइनस 100, तो रिजल्टेंट फोर्स का आंसर क्या आ गया, 0। और रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 हो तो कंडीशन क्या होती है कि एक्सेलरेशन 0 है, और क्या है, जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स आपने यहां से जरा ध्यान से बात समझनी है कि वेलोसिटी हुई यूनिफॉर्म, कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन 0 हो, और क्या हो कंडीशन, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। लेकिन इन सब चीजों के लिए दो चीजों का इक्वल होना जरूरी है, वो है स्टूडेंट्स इसका वेट बेटा, और है इसका ड्रैग फोर्स। जब जैसे ही वेट किसके बराबर हुआ, ड्रैग फोर्स के बराबर हुआ, अब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, अब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गई है। और वो क्यों 0 हुई है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई है। दैट्स मीन अप साइड फोर्सेस माइनस बैक साइड फोर्सेस। तो इससे क्या हुआ, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया। इसका मतलब है अब कोई ऐसी फोर्स इंक्लूड नहीं है जो कि इस ड्रॉपलेट या इस बॉल के वेलोसिटी में इंक्रीमेंट लगाए। दैट्स मीन ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका नेम इरेज करके अब मैं एक नया नाम देने लगा हूं जिसको मैं कहता हूं टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर? एक दफा दोबारा चेक कर लीजिए। स्टार्ट हमने किया, वेलोसिटी 0, ड्रैग फोर्स 0, वेट कितना, 100 न्यूटन। इस केस में ड्रैग फोर्स की वैल्यू, इसके सॉरी ड्रैग फोर्स कह रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी, W माइनस 0। दैट्स मीन 100 माइनस 0, तो कितनी वैल्यू आ गई, 100 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू। ऑब्जेक्ट नीचे आया, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। फिर कितनी हुई, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ओके सॉरी, यहाँ पे कितनी हुई, 20 हो गई। इसका मतलब है ड्रैग फोर्स पहले थी 100, अब कितनी हुई 80, अब कितनी हुई 20। तो क्या आंसर आ रहा है, इसका मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 को अप्रोच करना स्टार्ट कर रही है। वो 1000 से स्टार्ट होगी, वो 500 से स्टार्ट हुई, जहां से भी स्टार्ट हुई बेटा, वो एट लास्ट मोमेंट पे 0 होने वाली है। क्यों 0 होने वाली है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगी। ड्रैग फोर्स इंक्रीज होने से क्या होगा, ड्रैग फोर्स आहिस्ता 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 वेट के इक्वल आ जाएगी। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू वैसे वैसे बेटा क्या हो जाएगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी। और एट लास्ट मोमेंट जब वेट इक्वल होगा किस चीज के, ड्रैग फोर्स के, तो उससे क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि अपसाइड फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं डाउन साइड फोर्स के। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 0। एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0। याद रखिएगा एक्सेलरेशन इस मोमेंट पे क्या हुई है, 0। और इस वेलोसिटी को, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? ओके जी। जिन बच्चों का भी समझ नहीं आई अब हम उनको इस वीडियो से समझाते हैं। ये देखिए जी, पैराट्रूपर है, अब वो जंप करने वाला है। आपने क्या देखना है स्टूडेंट्स, आपने उनकी वेलोसिटी देखनी है। क्लियर? तो
आई होप सो कि आपको थोड़ी बहुत वेलोसिटी नज़र आ जाएगी। चल यस यस आ जाएगी, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिएगा। जंप करने लगा एक और पर्सन, इसका वेट कितना है? 600 700 न्यूटन समथिंग, केजी में मैस होता है, ठीक है। चेक करिए, 0 बेटा, 10 हुई, 20 हुई, इंक्रीज हो रही है, 30 40, अब स्लो डाउन हुई। क्यों? क्योंकि ड्रैग फोर्स इसके वेट के बराबर होने लगी है और ये अब हो गई है। तो ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, सॉरी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। वो कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सी थी? वो कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी थी। एक दफा दोबारा देखें, स्पीड में गौर करना है आपने। 0 10 इंक्रीज हो रही है, ये वो मोमेंट है, अभी वेट ड्रैग फोर्स के इक्वल नहीं हुआ, होना शुरू हो रहा है, रिजल्ट फोर्स 0 हो रही है, अब जाके वेट इक्वल हो गया। किस चीज के बेटा? ड्रैग फोर्स के। तो ये वो वेलोसिटी है जो कि कौन सी वेलोसिटी है? टर्मिनल वेलोसिटी है, कि जब एक ऑब्जेक्ट अप्रोच करता है ड्रैग फोर्स को कुछ इस तरह कि उसका वेट ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाए, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन होती है वो 0 होती है, रिजल्टेंट फोर्स बेटा 0 होती है, और जो जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगा उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस। कौन कौन सी फोर्सेस? वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। अब ये सारी कहानी लिखी है बेटा, आपने इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आपको भूले ना। ओके, तो हमने ये देखा, पहला केस क्या देखा, जल्दी से बता दीजिए। स्काई डाइवर क्या कर रहा है? स्काई से फॉल स्टार्ट कर दी, इनिशियल वेलोसिटी 0, जैसे ड्रॉप किया इंक्रीज होना शुरू हुई वेलोसिटी। ये देखिए ड्रैग फोर्स का एरो, फ्री बॉडी डायग्राम के तहत इसका जो एरो है ये छोटा है, ये देखिए, एयर रेजिस्टेंस ऑफर रिजल्टिंग इन द अपवर्ड ड्रैग फोर्स। ठीक हो गया ना? तो अभी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये वेट है, क्लियर। सो वेट किसकी इक्वल हो गया है? ये बेटा ड्रैग फोर्स के इक्वल हो गया, ये एट टर्मिनल वेलोसिटी। ये बात आपने भूलनी नहीं है। और आसान करिए इसको, ये लीजिए और आसान कर देते हैं। ये पर्सन जो है ये ड्रॉप गिर रहा है, इसका वेट कितना है? 76 न्यूटन, तो इस मैस कितना हो गया? 76 हो गया, ठीक है। ओके, सो एफ एयर की वैल्यू बेटा क्या है इस टाइम? 200 न्यूटन। वेट की वैल्यू कितनी है? 760 न्यूटन। ये वो मोमेंट है कि अभी उसने जंप किया है, ड्रैग फोर्स कम है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो जब इंक्रीज होगी तो कितनी हो गई? क्लियर। तो इस केस में नेट फोर्स की वैल्यू क्या थी बेटा? 560, नोट डाउन कर लो। इस केस में कितनी है? 260। क्यों? क्योंकि ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। शाबाश। नेक्स्ट स्टेज में नेट फोर्स 0 हो गई है, दैट्स मीन कि जितना वेट उतनी ड्रैग फोर्स। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आएगा, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया। दोबारा देखते हैं, बार बार देख रहे हैं ताकि ये हमारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ ना हो। चेक कर लें, ये एनिमेशन हम खुद समझे, इजी। एक दफा दोबारा देखें, स्पीड इंक्रीज हो रही है, ट्रैक फोर्स इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज, और करते करते दोनों बराबर हो गए, एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स क्या? 0। क्लियर। ये नेट फोर्स क्या चेक करें। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा ये जो ग्राफ था ये तो वो वाला ग्राफ था ना जिसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ विदाउट एयर समझा था। ठीक हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट मींस स्पीड टाइम ग्राफ फिलहाल हम बात कर लेते हैं। आपकी जो आईजी में स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ हो तो दैट्स ओके, स्पीड टाइम ग्राफ ऑलमोस्ट सेम बनेगा। ए लेवल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ देखिएगा, ये विदाउट एयर है। ओके, अब ये चेक करें, ये क्या है? ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है, फ्री फॉल मोशन स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए बेटा कैसे हुआ। ये अभी आपने पैराट्रूपर की वेलोसिटी देखी थी ना, कैसे हुई थी? स्काई डाइवर की 0 10 पे हुई, 20 पे थी, 30 पे थी, 50 पे थी। कहाँ जाके वो बिल्कुल कॉमन हुई थी, बिल्कुल कांस्टेंट हो गई थी? ये बेटा 56 पे जाके, यहाँ पे 55 पे जाके, 56 पे जाके वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई थी। इजी कि नहीं इजी? ठीक हो गया ना। सो इस टाइम पे ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वीटी वेलोसिटी। वीटी मतलब बेटा टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि है 56 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जो स्काई डाइवर होते हैं, ये जो पैराट्रूपर्स होते हैं, ये तो पैराशूट भी ऑन करते हैं, तो फिर क्या होता है? अब हम इसको दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए जी, कहानी बड़े मजे की स्टार्ट होने लगी। अगेन इसको ड्रॉप किया, वेलोसिटी 0,
ये ले जी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी। ओके, सो वेलोसिटी कैसे जा रही है, ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा बेटा। अब मैं यहाँ लिख नहीं सकता, लिखूंगा तो वो रोक देगा मेरे ख्याल से। यस, वो रोक देता है, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन आपने वो पिछला ग्राफ अपने जेहन में रखना है। ओके, चेक करें, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, 0 नाउ स्टार्ट, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड नाउ द टर्मिनल वेलोसिटी इज 55। अब क्या होगा, पैराशूट ऑन करने लगा है, देखिएगा बेटा देखिएगा। जैसे ही पैराशूट उसने ऑन किया, वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, दैट्स मीन ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगी है क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से। वो चेक करें अब कितनी वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वो वेलोसिटी है जिससे ये आराम से जमीन के ऊपर ऑब्वियसली लैंड कर लेते हैं। समझ आ गई? नहीं तो अगर 56 टर्मिनल वेलोसिटी से लैंड करें तो इनका कुछ भी ना बचे। 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से करेंगे तो इजीली ये लैंड कर लेंगे। क्लियर हो गया? सो अब हम बातों को शॉर्ट करते हैं। पहले हमारे पास जो ग्राफ था स्टूडेंट्स, वो कैसा था, ऐसा था, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, चले मैं यहाँ पे सेगमेंट्स बना लेते, ये सेगमेंट आप लोगों ने भी बना लेना, ठीक है बेटा। यहाँ से यहाँ तक वेट ज़्यादा था ड्रैग फोर्स के, ये वो मोमेंट आया वेट इक्वल हो गया ड्रैग फोर्स के। ये वो मोमेंट आया जहां पे ड्रैग फोर्स बेटा इंक्रीज हो गई है, किसके, वेट के, दैट्स मीन अपवर्ड फोर्स इंक्रीज हो गई है, तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई है, 56 से 5 पे आई है। अब यहां पे दोबारा क्या हुआ, दोबारा ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो गई, वेट के बराबर। जब ये बराबर हुई तो इस टाइम जो टर्मिनल वेलोसिटी पैराशूट ओपन करने के बाद थी बेटा, वो 5 मीटर पर सेकेंड थी। यहाँ पे कितनी थी, 56 मीटर पर सेकेंड। तो दैट्स मीन हमारे पास दो टर्मिनल वेलोसिटी है, एक है टर्मिनल वेलोसिटी 1 जिसमें पैराशूट ओपन नहीं है, एक है टर्मिनल वेलोसिटी 2 जिसमें पैराशूट ओपन है। क्लियर? सो इस स्लाइड को देख लीजिएगा ध्यान से, ये टर्मिनल वेलोसिटी का हमने एक एंड कर लिया है। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आया होगा बेटा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन क्या करेंगे कि टॉपिक इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा एग्जैजरेशन करनी पड़ी बातों की, थोड़ा सा डिटेल से कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ा। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुई होगी इसकी। एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, ना हुई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं डिफॉर्मेशन वाला, ठीक है। ये जो थेरी है ये लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।